नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से करंट अफेयर्स के इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशंस जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूवर्स चैनल पे विजिट करते हैं बेल आइकन जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। शुरू करते हैं बिना पंचायत के। पहले आज के हेडलाइंस। जम्मू के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में नई पहल की गई है। विश्व के विमानन बाजार में भारत की स्थिति बताई गई। भारत में फिल्म निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पोर्टल लागू किया गया। भारत फिलीपींस के बीच साझेदारी की स्थापना हुई है। जैगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ की नियुक्ति की गई। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लागू किया गया। भारतीय कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग का आयोजन हुआ और भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी जो लड़कियों के लिए शुरू की गई है उसका भी अनावरण हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले तो ध्यान देना है, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 3 2025 के दौरान लुधियाना में पुरुष शॉटपुट इवेंट का खिताब किस एथलीट ने जीता था। ऑप्शंस थे आपके सर्वेश कुशारे, इकबाल सिंह चाहल, तजिंदर पाल सिंह तूर या साहिब सिंह। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, तजिंदर पाल सिंह तूर। कमेंट में आप लोग आंसर जरूर डाला करें, आपके लिए काफी अच्छा होगा। इससे आपकी तैयारी होगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में निधन होने वाले पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम क्या है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। नेम द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर हु पास्ड अवे रिसेंटली। ऑप्शन है आपके NN वोहरा, मनोज सिन्हा, जगमोहन या फिर सत्यपाल मलिक। तो अभी हाल ही में निधन होने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सत्यपाल मलिक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्यपाल हैं। इनका 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लंबे समय से बीमार थे और दोपहर लगभग 1 बजे उनका देहांत हुआ। उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णय के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका राजनीतिक करियर 1970 के दशक में शुरू हुआ और वे उत्तर प्रदेश विधानसभा लोक दल के महासचिव और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अगला सवाल हमारा, 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी यानी कि नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट में पहली बार कौन सी नई पहल की गई है। What new initiative was introduced for the first time at the 64th National Exhibition of Art? Options हैं आपके free entry for students, award winning artworks available for sale, live painting competition या international artist collaboration। तो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पहली बार अवार्ड विनिंग आर्ट वर्क्स अवेलेबल फॉर सेल इस नई पहल को लागू किया गया है ताकि जो भी कलाकार है उसको आर्थिक रूप से भी फायदा हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भाई 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट्स 64वां इसका उद्घाटन किया गया। होस्टिंग स्टेट और होस्टिंग प्लेस ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ललित कला अकादमी के द्वारा। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। इस वर्ष पहली बार पुरस्कार विजेता कलाकृतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया ताकि कलाकारों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। यह पहल राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के अंतर्गत भारत में कला संरक्षण और कलाकारों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। 2024 में 241 मिलियन यात्रियों को संभालकर भारत किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। In 2024, after handling 241 million passengers, what rank did India achieve among the world's largest aviation markets? ऑप्शन है आपके तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत विमानन बाजार के मामले में विश्व में 5वां सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ठीक है,
और ये 2014 का जो ये डेटा है वो 2024 का जो डेटा है वो 2025 में इसको भी बताया गया है। अब भारत 2024 में 241 मिलियन हवाई यात्रियों संभालकर विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान हासिल किया। ये आंकड़ा 2023 के 211 मिलियन यात्रियों की तुलना में 11.1% की वृद्धि दर्शाता है। मुंबई दिल्ली रूट विश्व के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में 7वें स्थान पर है। याद रखिएगा, इसको भी ध्यान रखना, ये भी डेटा। और भारत इस सूची में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और स्पेन के बाद आता है, जबकि जापान को पीछे छोड़ दिया गया है। तो ये है स्टार्टिंग के 4 और इसके बाद 5वें प्लेस पे हमारा भारत है। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों से किस पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है ताकि वैश्विक फिल्म निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके? Recently, Government of India urged states to use which portal to promote global film production locally? ऑप्शन है आपके इंडिया सिने हब पोर्टल, फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फिल्म इंडिया कनेक्ट पोर्टल या नेशनल फिल्म फैसिलिटेशन पोर्टल। तो अभी भारत सरकार ने राज्यों के इंडिया सिने हब पोर्टल उपयोग करने की आग्रह किया गया है। क्यों? ताकि वैश्विक फिल्म निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 अगस्त 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के INPR सचिवों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य इंडिया सिने हब पोर्टल और प्रेस सेवा पोर्टल के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। इंडिया सिने हब पोर्टल को एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में पुनः विकसित किया गया, जो फिल्म निर्माण की अनुमति और सेवाओं को आसान बनाता है। सरकार का लक्ष्य फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कास्ट सिनेमा और क्रिएटिव इकोनॉमी को देश भर में बढ़ावा देना है। अगला सवाल, अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस के बीच किस प्रकार की साझेदारी की स्थापना की घोषणा की गई है? क्योंकि अभी हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे थे। तो अगस्त 2025 व्हाट टाइप ऑफ पार्टनरशिप वाज अनाउंस्ड बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस? ऑप्शन है आपके डिफेंस पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कल्चरल अलायंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखते हैं इसके बारे में। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने 4 से 8 अगस्त 2025 तक भारत का राजकीय दौरा किया। राष्ट्रपति मार्कोस को राष्ट्रपति भवन और औपचारिक स्वागत और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की, जिससे आपसी सहयोग को और मजबूती मिलेगी। अगला सवाल, नवंबर 2025 से जैगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर फ्रॉम नवंबर 25? ऑप्शन है आपके एन चंद्रशेखरन, नरेंद्र मोदी, एड्रियन मार्डल या फिर पीवी बालाजी। अच्छा ध्यान रखिएगा ना, मैं अगर स्टार बनाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टार बनाया वो सबसे वो इम्पोर्टेंट है और उसके पहले जो भी मैंने नहीं बनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट जो नई नियुक्तियां होती है ना, इसको थोड़ा ध्यान देने के लिए मैं लगाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो नियुक्तियों से ही क्वेश्चन बनाता है अधिकतर। तो जो नई चीजें हैं उसको ध्यान ज्यादा रखना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीबी बालाजी। पीबी बालाजी को अभी जैगुआर लैंड रोवर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति नवंबर 2025 से होगी। टाटा मोटर्स के लग्जरी वाहन ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर ने पीबी बालाजी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। वे 17 नवंबर 2025 से पदभार संभालेंगे और एड्रियन मार्डेल के स्थान पर आएंगे। यानी कि इनसे पहले अभी कौन था? तो एड्रियन मार्डेल। एड्रियन मार्डल ने JLR में 35 वर्षों तक काम किया और 2022 के सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया है। पीबी बालाजी वर्तमान में टाटा मोटर्स के ग्रुप CFO हैं और जगुआर लैंड रोवर की इलेक्ट्रिफिकेशन व सस्टेनेबिलिटी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है भाई। 7 अगस्त 2025 MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? Who will inaugurate the MS Swaminathan Centenary International Conference on 7th August 25?
ऑप्शन है आपके डॉक्टर ML जाट, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 7 से 9 अगस्त को आयोजित होगा, नई दिल्ली में होगा, याद रखिएगा। इसका आयोजन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कृषि मंत्रालय, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ने साथ मिलकर करेगा। सम्मेलन का विषय है एवरग्रीन रिवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। उद्देश्य है प्रोफेसर स्वामीनाथन के कृषि में योगदान को सम्मानित करना और भारतीय कृषि के भविष्य का रोडमैप तैयार करना। अगला सवाल, 811.5 करोड़ के PAN 2.0 प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? Which company has been awarded the 811.5 करोड़ PAN 2.0 प्रोजेक्ट? ऑप्शन है आपके इन्फोसिस, TCS, LTI, माइंडट्री या विप्रो। तो PAN 2.0 प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए LTI, माइंडट्री इस कंपनी का चयन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आयकर विभाग ने 811.5 करोड़ के PAN 2.0 प्रोजेक्ट को LTI माइंडट्री लिमिटेड को सौंपा है। यह प्रोजेक्ट PAN और TAN सेवाओं को डिजिटल रूप से बदलने और तेज बनाने के लिए है। मुख्य फीचर्स में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, तेज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और AI आधारित सुरक्षा शामिल है। प्रोजेक्ट 18 महीनों में लाइव होगा और आधार इंटीग्रेशन के साथ सहज अपडेट और वेरिफिकेशन भी देगा। अगला सवाल, किस कार्यक्रम ने 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट है। Which program set the Guinness World Record for the most people registered on a citizen engagement platform in 1 month with 3.53 करोड़ registrations? ऑप्शन से आपके मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, फिट इंडिया या डिजिटल इंडिया वीक। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे सिर्फ चर्चा ही की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, बाकी परीक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे इस समय पे SSC के बच्चे या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जूझ रहे हैं अपने आंदोलन के साथ, वैसे में ये अपडेट बहुत ही बेकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा ने 1 महीने में 3.53 करोड़ वैध रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड MyGov प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज हुआ है। यह कार्यक्रम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा से जुड़ी तनाव मुक्त तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र नई दिल्ली में एक समारोह में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदान किया गया। अगला सवाल है, भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग किस वर्ष और कहां आयोजित हुई? भारत की पहली है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा ये। फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग तीरंदाजी, ठीक है ना, कहां आयोजित होगी? ऑप्शन है आपके 2025 दिल्ली में, 2025 मुंबई में, 2026 बेंगलुरु में या 2025 पुणे में। तो भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग 2025 दिल्ली में आयोजित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग की घोषणा की। यह लीग अक्टूबर 2025 में यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में 11 दिनों तक आयोजित हुई। इसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी जिनमें भारत के शीर्ष तीरंदाज और विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। इस पहल को वर्ल्ड आर्चरी एशिया और भारत के खेल मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी जो कि लड़कियों के लिए है किस शहर में शुरू की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहली है और दूसरा चीज लड़कियों के लिए है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स बीन लॉन्च? लड़कियों के लिए खुल रहा है, तो पहले तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और दूसरा कि भाई लड़कियां जो हैं हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती हैं, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो भारत की जो पहली फीफा टैलेंट एकेडमी है जो लड़कियों के लिए शुरू हो रही है वो हैदराबाद में शुरू की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। AIFF, FIFA और तेलंगाना सरकार के सहयोग से भारत की पहली लड़कियों के लिए फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में शुरू हुई।
यह पहल फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं देना है। अकादमी का बेस गचीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स होगा, जहां 30 लड़के और 30 लड़कियों को आवास, शिक्षा, पोषण और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम भारत में महिला फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करिए और कमेंट में वीडियो के बारे में या सेशन के बारे में बताएं कैसा लगा आपको सेशन, या कुछ और भी अगर सजेशंस हो सकते हैं तो आप हमें दे सकते हो, मैं उस पर काम करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग जरूर दिया करिए, आप ही लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अब ध्यान देते हैं, मोटिवेशन हमारा, सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी मंजिल आसमान हो उनको रास्ता खुद बनाना पड़ता है। The stairs are made only for those who have to go to the roof. Those whose destination is the sky have to make their own path. तो अपना रास्ता खुद चुनना है। अगर दीवार फाड़नी है तो भाई वो बहुत छोटी चीज है, आसमान तक जाना है तो आपको रास्ता बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको करना है मेहनत। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। वेस्टर्न रेलवे ने किस ऐतिहासिक लाइन पर 155 साल पुरानी विरासत ट्रेन सेवा फिर से शुरू की है? ऑप्शन है आपके पातल पानी कालाकुंड, मैथरन या नेरल, शिमला कालका या नीलगिरी ऊटी। सभी को पता है, आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है। ध्यान रहे किसी को चोट ना लगे। और एट द लास्ट वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जितने भी नए सब व्यूवर्स हैं चैनल पे आते हैं सो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, यहाँ से हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।